इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 3 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। रात तक मैं 4 दिसंबर की भी मैगजीन अपडेट कर दूंगी। बाकी चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द CSC, दैट इज़ द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, पॉइंट्स आउट एनोमलीज इन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम फॉर थर्मल पावर प्लांट्स सेक्टर। फाइन। तो गाइस, एनोमलीज मतलब कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं पैट स्कीम में, जो कि किसके लिए बनी हुई है? थर्मल पावर प्लांट सेक्टर के लिए। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है GS3 में कवर होगी, आइदर अंडर इकोनॉमी और द एनवायरनमेंट सेक्शन। अभी क्या है, देखो, जो CSC का एक नॉन प्रॉफिट सेंटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स जो पैट स्कीम के अंडर कवर हुए हैं लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपने अभी तक जो ओवरऑल कार्बन एमिशंस है वो सिर्फ 1 से 2% ही कम किए हैं। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, या जो क्या करता है, कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो इनका टारगेट था रिड्यूस करने का, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और इन्होंने जो टारगेट अचीव करना था उसमें बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, बहुत पुअर परफॉर्म किया। और ये बताया जा रहा है कि पैट स्कीम में जो इनएफिशिएंसी है वो किसकी वजह से है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, टारगेट्स अच्छे से नहीं सेट कर पा रहे, आप रख रहे हो लेकिन उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और डेडलाइंस को भी कोई ध्यान में नहीं रख रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कौन कितना कितना ब्रेकआउट करता है, मतलब कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का आप देख सकते हो 43% है, एग्रीकल्चर 18% है, डोमेस्टिक मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हो 24% है, रेलवेज़ की वजह से आप देख सकते हो 1% है, कमर्शियल व्हीकल्स या उनकी वजह से 8% है। ठीक है, तो एनालिसिस से ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कर रहा है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। बाकी आपको अगर आप थोड़े पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा पैट स्कीम के बारे में, दैट इज़ अ परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ये 2008 में इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके अंडर? नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर, सो दैट हम क्या करें कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एनर्जी एफिशिएंट बने, मतलब कि वो कितने एनर्जी में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब कितनी कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको हम बढ़ाएं। ठीक है, तो दैट हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकें। और जो नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, एक स्कीम है किसके अंडर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मेजर 3 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर कवर होते हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं सेक्टर, वो जैसे थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा इसके अंडर क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है और कुछ एनर्जी के अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया है, दे कैन कंज्यूम। और उन्होंने बताया कि 3 साल की लिमिट दी गई है, जिसे एक पैट साइकिल बोलते हैं, कि कब उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस को पूरा करना होगा। मतलब कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को क्या किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है कि आप पे इतने साल तक ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन है। फाइन। तो अगर कोई इंडस्ट्री है अपने टारगेट्स को ओवर अचीव कर लेती है, मतलब टाइम से पहले अचीव कर लेती है, जो इशू को गए हैं उनको हम एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। मतलब कि वही बात है, अगर आपको बोला गया है कि आपको 2021 तक इतने एमिशंस कम करने, लेकिन वो आपने 2020 में अचीव कर लिया, तो आपको 1 साल का क्या मिल जाएगा, आप उस, क्योंकि आपने जल्दी कर लिया, तो आप अपने वो जो एमिशंस है उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे इतना हम पढ़ते हैं ना गाइस, मतलब कार्बन ट्रेडिंग वगैरह, तो उनको आप ट्रेड कर सकते हो इंडस्ट्री के साथ जो अंडर अचीव कर रहे हैं, मतलब कि जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे काफ़ी बार डिस्कस किया, आई होप आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स स्मार्ट सिटीज मिशन टाइमलाइन टू 2023 फ्रॉम 2021 डेडलाइन। तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ के अंडर कवर होगा, आइदर अंडर GS1 और GS2। देखो ऐसा आपको पता है स्मार्ट सिटीज़ का प्रिंसिपल क्या है। तो अभी क्या है, देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के अंडर इसको लेके आया गया था। इसके अलावा नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था अगस्त में। फाइन, इस वजह से क्या है, हमने इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया 2023 तक। फाइन, दिस मूव केम्स इन बैकड्रॉप ऑफ द स्टाल्ड डेवलपमेंट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड की वजह से मतलब जो डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई या फिर जो वहीं की वहीं रह गई, उसके अमंग, और साथ में नीति आयोग की जो रिपोर्ट जो अगस्त में आई थी, उन्होंने ये रिकमेंड किया था। नीति आयोग ने बोला है कि जो हमारे काफ़ी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे पूरे हो सकते हैं अगर हम स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट को और ज़्यादा टाइमलाइन मतलब एक्सटेंड करें और इन पे काम को और ज़्यादा डीप करें। ठीक है, अब आप एक बार
देख लेते हो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है क्या। लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जो सिटीज़ हैं, जो हमारी मेन सिटीज़ हैं, उनको जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको प्रोवाइड करना है। क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट वहाँ पे बनाना है। एक हमने वहाँ की क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी को डिसेंट बनाना है, और वो कैसे हम कर सकते हैं, स्मार्ट सॉल्यूशंस के थ्रू। इसके अलावा स्मार्ट सिटी का एज सच कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या कि देर इज़ नो सच डेफिनेशन ऑफ अ स्मार्ट सिटी। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज़ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट 48,000 करोड़ रुपीज़ देगी 5 सालों में, ऑन एन एवरेज 100 करोड़ देगी हर सिटी को हर साल, ठीक है। और इक्वल अमाउंट, मतलब कि इतना ही अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट भी देंगे, या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो भी इतना ही प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट स्टेटस यही है कि 5,000 प्रोजेक्ट्स में से ओवर, मतलब 5,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट, मतलब कि 49% ऑलरेडी प्रोजेक्ट अभी भी अनफिनिश्ड है। इसके अलावा इसके अंदर मतलब 48,000 करोड़ में सिर्फ 23% फंड्स को रिलीज़ किया गया है, जो कि टेंडर्स इशू कर चुके हैं। अब स्मार्ट सिटीज़ मिशन में इशू क्या आ रहा है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं। फंडिंग, मतलब अभी देखा है ना 23% ही रिलीज़ हुई है, नहीं हो रही है। मैन पावर है वो अनस्किल्ड है। इसके अलावा सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन की कमी है। आप जरा देख सकते हो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल जिन पे स्मार्ट सिटीज़ मिशन बेस्ड है। कम्युनिटी एट द कोर, वैसे मैं बता चुकी हूँ कि हमने सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन करनी है। मोर फ्रॉम लेस, मतलब कि हमें क्या करना है, जो भी वेस्ट है, जैसे लेस, जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी हमें कुछ वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, मतलब कि सब मिलजुल के काम करें, चाहे स्टेट्स हो, ठीक है, सेंटर हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, सब मिल के काम करें। इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है एज मीन्स नॉट द गोल, मतलब कि ऐसे भी टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करो कि वो हमारे हार्मफुल हो, मतलब एमिशंस क्रिएट करे। जहाँ जरूरत है उसको यूज़ करो, कन्वर्जेंस, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम। राज्यसभा पासिस डैम सेफ्टी बिल 2019। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, इस बिल को पास किया गया लोकसभा के द्वारा कब, 2 अगस्त 2019 को किया गया था। हाउएवर, क्योंकि लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को भेज दिया गया था पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के पास। करंटली सेंट्रल लॉ की, क्योंकि अभी कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हर एक स्टेट में जो डैम है वो स्टेट टू स्टेट उनकी रेगुलेशन, जो सेफ्टी रेगुलेशन है डैम की, वो वेरी करती हैं, ठीक है। वाटर किसके अंडर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से जो सेंटर है उन्होंने क्या किया था, एक लॉ लेके आए थे अंडर 246 में कॉन्स्टिट्यूशन में, रिलेटेड टू द इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। आर्टिकल 246 किसके अंडर होता है, इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज के बीच में, और वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट में जो डैम है वो उस स्टेट रेगुलेशन के अंडर कवर होता है, ठीक है। अब इस बिल के क्या फीचर होंगे, ये क्या करेगा, जितने भी हमारी कंट्री में जो लार्ज डैम्स हैं उनको सुपरवाइज करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा, और जो डिज़ास्टर होते हैं डैम के फेलियर की वजह से उसको प्रिवेंट करेगा। दूसरा, जो भी डैम के ओनर्स होंगे उन्हें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे सो दैट हम टाइमली रिपेयर कर सकें, मेंटेन कर सकें ऑफ दैट पर्टिकुलर डैम। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी डैम की सेफ्टी है उसको एड्रेस करना है। कई जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में देख लो, जैसे बारिश आती है तो उस वक्त क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको हमें एड्रेस करना है। इसके अलावा कोई अगर वायलेट करता है तो उनको हमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाने। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इंडिया में बहुत लार्ज नंबर ऑफ डैम्स हैं। 3rd लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है इंडिया आफ्टर चाइना एंड USA। इसके अलावा 80% जो इंडिया के लार्ज डैम्स हैं वो ऑलरेडी 25 साल पुराने हो चुके हैं। इसकी वजह से वो डैम बूढ़े हो रहे हैं और उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर वो फेल हो गए तो सीरियस कंसर्न आ सकता है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें अपना जो ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको सेफगार्ड करना है इन क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि देखो इन चीज़ों पे काफ़ी और भी क्रिटिकल चीज़ें डिपेंड हैं। अगर इस पे इफेक्ट होगा तो और चीज़ों पे भी इफेक्ट आएगा। अब जरा हम देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है अभी तक, मतलब हमारे क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं डैम सेफ्टी को। एक है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो हेड किया गया है CWC के चेयरमैन के द्वारा, जो डैम सेफ्टी रिलेटेड पॉलिसीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या कोई भी प्रोटोकॉल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करती है, नेशन वाइड जितने भी डैम सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड हैं उनको इंप्लीमेंट करती है। एक है सेफ्टी कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, और कुछ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको स्टेट लेवल पर एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी।
फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एट द 4 एयरपोर्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस बाय मार्च 2022 गवर्नमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है टेक्नोलॉजी के अंडर कवर हो रही है, सो इट विल कवर अंडर आइदर, देखो आइदर इट विल कवर अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो किस पे बेस्ड है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम। मतलब कि जैसे आपने फिंगरप्रिंट देखा है ना, जैसे कहीं अगर आप अटेंडेंस लगाते हो फिंगरप्रिंट, तो ये फेशियल है। जैसे आप अपने आप आज तो फोन्स भी आते हैं जो अनलॉक होते हैं आपके फेशियल, ठीक है, फेशियल लॉक, तो उसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है जो डीजी यात्रा इम्प्लीमेंटेशन का पहला फेज है, ठीक है। डीजी यात्रा पॉलिसी का एम यही था कि हमें क्या करना है, अगर आपको एयर ट्रैवल करना है एयरप्लेन के, तो आप पेपरलेस एयर ट्रैवल कर सको और अपनी जर्नी को ट्रांसपेरेंट मैनर में परफॉर्म कर सको, ईजिली आप एयरपोर्ट पे एंटर कर सको टिल बोर्डिंग का प्लेन, ठीक है। अभी आपको क्या है, काफ़ी कुछ, अगर आप एयरपोर्ट एंटर करते हो, आपको अपनी टिकट दिखानी होती है, आपको अपने कोई भी एक प्रूफ आईडी दिखानी होती है, तो इन सबको अवॉइड करना चाह रहे हैं। दे वांट टू प्रमोट अ पेपरलेस एयर ट्रैवल एंड अ सीमलेस जर्नी फ्रॉम एंटरिंग एन एयरपोर्ट टिल बोर्डिंग का प्लेन, ठीक है। अब FRT क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। देखो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो उसके फेस से आइडेंटिटी की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी। इसके अंदर काफ़ी प्रोसेसेस और टेक्निक्स कवर हैं, ठीक है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, जैसे आप अपने कैमरे में अपने फेस के थ्रू अनलॉक करते हो, ठीक है। ये करता है पर्सन का जो भी फेशियल डिटेल्स है उसको कैप्चर करता है, एनालाइज करता है, मतलब फेस डिटेक्ट करता है, फेस को कैप्चर करता है और फेस को मैच करता है। हाउएवर इसके पास एबिलिटी भी है कि वो क्राउड में, मतलब इतने लोग हैं तो उसमें डेमोग्राफिक डाटा को भी गैदर कर सकती है। फाइन। अब एप्लीकेशन और बेनिफिट्स क्या है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के। सबसे पहले क्या है, ये क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और ईजिली और फास्ट वे में एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा जो भी क्रिमिनल्स या जो बच्चे मिसिंग है, जो लोग मिसिंग हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। इवन के जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा ऑफकोर्स मतलब कि आपको बायोमेट्रिक, हम क्या कर रहे हैं, आपको अटेंडेंस आपको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। कंसर्न क्या है, इससे एक इंडिविजुअल और सोसाइटी की प्राइवेसी हर्ट हो सकती है। इससे क्या होएगा, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, मतलब आपके फेस को आपको कैप्चर करे तो क्या पता उस डाटा को कहीं और यूज़ कर ले, मिसयूज़ कर ले, ठीक है। इसके अलावा जो इनोसेंट पीपल उनको चार्ज भी किया जा सकता है, जो फॉल्स पॉजिटिव की वजह से डेंजर में आ सकते हैं। इसके अलावा क्या गया, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसको डेवलप किया बाय द NCRB, दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। फाइन। तो अब आपको फेस कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो गाइज ये आई थिंक आप खुद भी देख सकते हो कि आपके फेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई थिंक आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप ये खुद ही पढ़ लोगे। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है आपको पता ही है, देखो ये वैसे पॉलिटी में भी कवर हो सकती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कितनी 6 महीने या 7 महीने इंटरनेट शटडाउन रहा है, या फिर जो बीच बीच में शटडाउन होते रहते हैं उसके ऊपर रिपोर्ट दी है, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन और उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, मतलब कि कौन सी पावर के थ्रू इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है फॉर पर्टिकुलर आवर्स या एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, तो कौन कौन से प्रोविजन है। देखो सर, इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है कि हम जब जानबूझ के इंटरनेट सर्विसेज को बंद करते हैं किसी एक लिमिटेड एरिया में, जैसे आप देखते हो कभी एग्जाम होता है गवर्नमेंट एग्जाम, तो उस पर्टिकुलर एरिया में बंद कर देते हैं फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम और गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। इससे पहले जो इंटरनेट शटडाउन होते थे वो एक सेकेंड यार सॉरी, हाँ, जो इंटरनेट शटडाउन किए जाते थे वो हम कैसे करते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर सेक्शन 144 है उसकी पावर्स को इन्वोक करके, ठीक है। हाउएवर फिर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 आया, जिसके अंदर क्या किया, हमें मतलब कि इस यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। लेकिन इस रूल्स के बाद भी सेक्शन 144 को अभी भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है। इससे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो हर घंटे एक एरिया में 2.45 करोड़ रुपीज़ को लॉस करते हैं। इंडिया ने इंटरनेट शटडाउन की वजह से एक साल में 2020 में $2.8 बिलियन का लॉस झेला है। इसके अलावा लोगों का जो राइट टू लाइफ है या लिबर्टी है वो भी इफेक्ट करता है। अब इंटरनेट शटडाउन पे जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसकी क्या रिकमेंडेशन है, उन्होंने बोला है कि सबसे पहले एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये बताएगा कि अगर हम इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो उनकी क्या एडवांटेज है, क्या अप्रोप्रिएट मैनर है, किस मैनर में हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए,
OTT सर्विस मतलब कि पूरा इंटरनेट शट डाउन ना करके जो कुछ चीज़ें हैं हम उनको बैन कर सकते हैं फॉर फ्यू टाइम, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको बैन कर दो, पूरा इंटरनेट ना डाउन, मतलब गूगल ना बैन करो ना, व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक कर दो, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में रह रहे होंगे तो आपको पता होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो उन्होंने ब्लॉक की होती हैं इंस्टीट्यूट्स ने, लेकिन आपकी और चीज़ें चलती हैं, तो उस तरह से ब्लॉक कर दो। इसके अलावा हमें क्या करना है, इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर से रिलेटेड जो भी डाटाबेस है उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा हमें करना है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 144 को यूज़ ना करें टू शट डाउन इंटरनेट इन द टेरिटरी, बिकॉज अब एक प्रॉपर रूल आ रखा है 2017 में, आप इसको यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है केरला 2018 फ्लड्स, कैग रिपोर्ट पॉइंट्स आउट सीरियस फ्लॉज इन द फ्लड मैनेजमेंट बाय द स्टेट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। अब कैग की रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो केरला में फ्लड आई थी 2018 में, तो उस वक्त ना केरला की गवर्नमेंट ने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर था, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, यही बताया गया। रिपोर्ट ने काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से प्लानिंग की कमी थी, कैपेसिटी बिल्डिंग की, फ्लड फोरकास्ट और डैम मैनेजमेंट की। जैसे उन्होंने बोला कि केरला के जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया था और उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। मतलब कि आपने देखा होगा फ्लड प्लेन्स पहले बता दिए जाते, तो फ्लड प्लेन्स पर जो लोग हैं उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता है, वार्निंग दी जाती है, तो वो सब नहीं किया गया था और इवन के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई थी। दूसरी बात क्या है, कोई भी लार्ज स्केल पर फ्लड हजार्ड मैप अवेलेबल नहीं था केरला में। केरला स्टेट वाटर पॉलिसी 2008 में उसके अंदर इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल या फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस की कमी थी और रियल टाइम डाटा कोई अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस थे वो बहुत ज़्यादा उनकी फंक्शनिंग में कमी आई। अर्बन फ्लडिंग आप सब जानते होंगे, अर्बन फ्लडिंग का मतलब क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज हम ऐसे जो ड्राई एरिया रहता है उनको सबमर्ज होना चाहिए, सबमर्ज हो जाता है, मतलब जैसे आप दिल्ली मुंबई में होता है, ठीक है, क्यों हो जाता है, मतलब आपका जो मेन एरिया जिस पर आप चलते हो वैसे यूजली वो ड्राई रहता है, लेकिन उस वक्त डूब जाता है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल और ड्यू टू ओवरफ्लोइंग रिवर और लेक, मेल्टिंग स्नो और एक्सेप्शनल हाई टाइड। अब अर्बन फ्लडिंग को चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहले हमें अपना जो डिज़ाइन बनाना है या फिर जो आप सड़कें बना रहे हो, ड्रेनेज बना रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग करनी है। हमें अपनी कम्युनिटीज़ की रेजिलियंस बढ़ानी है, मतलब किस तरह से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, अडेप्टिव कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। फ्लड मिटिगेशन प्लान बनाना है, मतलब कि किस तरह से आप मतलब फ्लड आए तो किस तरह से उसको मिटिगेट कर सकते हो सो दैट वो लाइफ को थ्रेट ना पहुंचा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ना कर सके, उस तरह की प्लानिंग करनी है। कोऑर्डिनेट करके हमें फ्लड को मैनेज करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हो, सभी तरह की जो अर्बन बॉडीज़ हैं ये सब, जैसे IMD मतलब अपना जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी, रेलवेज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होती, NIDM, NDF, सिविल डिफेंस, तो सबको कोऑपरेट करके काम करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन कौन काम कर सकते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या काम कर सकता है अपनी तरफ से, फायर डिपार्टमेंट क्या काम कर सकता है। सिंपल बात है कि किस तरह से हम सब कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। एमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन, जैसे एमरजेंसी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें हमें कर सकते हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहली है सेंटर सेट टू रिजिक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस फॉर द नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। देखो गाइस, आपको पता होगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अगर उसकी कुछ भी लीक होती है तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कौन कौन से हो गया, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस का हो गया, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल या अदर मिनरल्स, या फिर जैसे हमारे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, तो ये सभी सेक्टर्स हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स मतलब जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एक नया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी आई है फॉर आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर जो कंपनीज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जैसे स्टील, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा जहाँ पे फिजिबल है, ठीक है। तो ये जो PSU प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई है नई, उसको अनाउंस किया गया था बजट 2021-22 में, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कौन सी स्ट्रेटेजिक है और कौन सी नॉन स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। और फिर देखेंगे अगर हम किसी नॉन स्ट्रेटेजिक को, PSU को हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। अभी क्या है, इंडिया का जो अपना टारगेट था, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल, अभी हमारी जो एनर्जी होती है वो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि जहाँ से कार्बन एमिशन कम हो, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट था उसका हमने 40% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंस्टॉल कर लिया।
फाइन, जैसे विंड के थ्रू, सोलर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, फाइन. सो इंडिया हैज अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल. अभी MNRE दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो टोटल इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी स्टैंडर्ड है वो 153 गीगावाट है, और अभी और तो जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 390 गीगावाट है. मतलब कि टोटल जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो 390 गीगावाट है, लेकिन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कितनी होगी 156 गीगावाट. मतलब हमारी टोटल कैपेसिटी में से 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छा है. इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फर्दर अनाउंस किया गया है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2026 हुई थी ग्लासगो में, तो उसमें हमारा टारगेट है कि हमने 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड करनी है इलेक्ट्रिसिटी को जिस नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक. मतलब कि अभी हमारी 156 हो चुकी है, लेकिन हमने 500 गीगावाट इंस्टॉल करनी है 2030 तक. नेक्स्ट है नियो बैंक्स. देखो नियो बैंक्स एक ऑनलाइन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल बैंक्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं डिजिटली या मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसे एक्स रेजर पे हो गया, APFI हो गया. अभी क्या है, इसकी वजह से इन बैंक्स की वजह से जो ऑनलाइन फिनटेक कंपनी की वजह से ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है. अभी क्या है, एक चैलेंजर बैंक्स हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ बैंकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया. हाउएवर दे आल्सो मेंटेन अ ब्रिक एंड मोटर फिजिकल प्रेजेंस. ये एक तरह के कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल बैंक से डिफरेंट होते हैं बिकॉज देयर प्रेजेंस इज मच स्मॉलर. मतलब कि न्यू बैंक्स इस तरह से होते हैं, मतलब कि जो सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. नेक्स्ट है इंडिया सार्स कोविड जीनोम कंसोर्टियम. देखो अभी क्या है, ये जो है कंसोर्टियम इन्होंने रिकमेंड किया 3rd डोज, जैसे आपकी 2 डोज ली, क्योंकि कि अभी जो लोग 40 साल से ऊपर है हम उनको तीसरी डोज देख सकते हैं, कंसीडर किया है. ये जॉइंटली इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, साथ में CSIR का और ICMR का भी. ठीक है, तो किस का इनिशिएटिव है, 4 बॉडीज हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, DBT, CSIR और ICMR. ठीक है, इसके अलावा एक कंसोर्टियम है 28 नेशनल लेबोरेटरीज का जो सार्स के जितने भी वेरिएशंस है, जीनोम वेरिएशन है, उनको मॉनिटर करता है. ये नेटवर्क है, ये कैरी आउट करता है कि किस तरह से अक्रॉस द नेशन जो कोविड के जो डिफरेंट जीनोम सिक्वेंसिंग है उनको देखता है, और ये देखता है किस तरह से वायरस स्प्रेड हो रहा है, इवोल्व हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ को रिस्पॉन्ड कर सकें. नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार डैम. केरला गवर्नमेंट ने अभी कंसर्न शो किए हैं कि जो तमिलनाडु है वो क्या कर रहा है, वाटर को रिलीज़ कर रहा है मुल्ला पेरियार डैम से विदाउट सफिशिएंट वाटर. मतलब कि हमें वार्निंग नहीं कर दे रहा, लेकिन वाटर को रिलीज़ कर रहा है, और केरला में तो फ्लड्स आती रहती हैं. मुल्ला पेरियार डैम 123 साल पुराना है, जो कि मुल्लायार और पेरियार रिवर जो कि केरला में है उनके कन्वर्जेंस पे लोकेटेड है. मतलब कि जहाँ ये 2 रिवर मिलती हैं वहाँ पे लोकेटेड है. ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा 1886 से, मतलब इतने सालों से इसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है. डैम का पर्पस ये कि वो वाटर को डाइवर्ट करता है उसके फ्लो को, स्पेशली पेरियार रिवर का कहाँ रीजन्स में जहाँ ड्राई रीजन है. ठीक है, साइक्लोन जवाद. उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, साइक्लोन जवाद के लिए रेडी रह रही है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट को आ सकता है. जो नेम जवाद है वो किसके द्वारा रखा गया है, सऊदी अरब. इसका मतलब है मर्सीफुल इन अरेबिक. ठीक है गाइस, आपको पता होगी साइक्लोन की नेमिंग कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो अभी देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, साइक्लोन किसके द्वारा नेम किया गया है, सऊदी अरब के द्वारा. ठीक है, कहाँ पे आने वाला है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट है पाइका रेबेलियन. अभी के रिसेंटली क्या सेंटर ने बोला है कि जो पाइका रेबेलियन है इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते. जैसे आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो, लेकिन सेंटर ने बोला आप इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते. एट प्रेजेंट जो इंडिया का 1857 का रिवोल्ट था वही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. पाइका रेबेलियन एक आर्म्ड रेबेलियन था जो उड़ीसा में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. आई होप आपको पता होगा, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी. पाइकास एक्चुअल में क्या थे, उड़ीसा के जो गजपति रूलर्स थे वहाँ के लैंड जिनके पास थे उन्हीं के ट्रेडिशनल रूलर्स थे. ये क्या करते थे, यूजुअली इनको जो लैंड मिलता था वो रेंट फ्री मिलता था, क्योंकि और रेंट फ्री इसलिए मिलता था क्योंकि वो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे टू द किंगडम ऑफ खुर्दा. ठीक है, जैसे ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपना कॉलोनियल रूल किया, जिसकी वजह से उनको वो लैंड था वो फ्री नहीं मिल पाता था और रेवेन्यू देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो पाइकास हैं वो अपने लैंड पे जो राइट था वो खोने लगे थे. तो ये जो पाइका रिबेलियन था वो 1817 में हुआ था अंडर द बख्श जगबंधु. वेरी इंपॉर्टेंट कौन लीडर था. नेक्स्ट है 2 यूनेस्को अवार्ड फॉर द निज़ामुद्दीन बस्ती. अभी क्या है, दिल्ली की जो निज़ामुद्दीन बस्ती है
ठीक है, उन्होंने यूनेस्को अवार्ड जीता है अंडर द 2 कैटेगरीज, एक तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021 और दूसरा स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। इस प्रोजेक्ट ने नियर अबाउट 20 जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनको रिस्टोर किया है जो नियरली 14 सेंचुरी से बिलोंग करते थे ऑफ सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस तरह से इस हेरिटेज को आपने मतलब कि हेरिटेज को आपने सस्टेनेबल डेवलप का एजेंडा उसको अचीव किया है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम किया है और उन पर्टिकुलर प्लेसेस की हेल्थ एजुकेशन वेलबींग पर्टिकुलर वुमेन और यूथ को इम्प्रूव किया थ्रू एन इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लास्ट न्यूज़ है हॉर्नबिल फेस्टिवल, काफ़ी बार पढ़ा है हमने, कहाँ पे होता है, नागालैंड में होता है। ये एक लार्जेस्ट सेलिब्रेशन होता है नागालैंड की वॉरियर ट्राइब्स का जो हर साल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल का एम होता है कि नागालैंड के रिच कल्चर को प्रोटेक्ट करना और वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उसको शोकेस करना है। इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल है जो कि एक वहाँ के एक बर्ड स्पीसीज़ है उस स्टेट का, उस पर रखा गया था और जिसकी इंपॉर्टेंस इनके ट्राइबल कल्चर के एक्सप्रेशन से डिपिक्ट होते हैं सॉन्ग से और डांसेस से। तो गाइस यहाँ पे 3 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी 4 दिसंबर के मैगजीन में नाइट में ले आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।